नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 90 के दशक का ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान आपसी सौहार्द की मेज पर आ रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि भारत तमाम गिले शिकवे भुलाकर पड़ोसियों से अच्छे संबंध स्थापित करे। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमन और भाईचारे की बस लेकर लाहौर रवाना हुए, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के भाईचारे का यह संदेश रास नहीं आया। इधर अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की इबारत लिख रहे थे तो उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी पूरी कर चुका था। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल सेक्टर में आतंकवादियों की भेस में पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही भारत को इसकी भनक हुई, हमारे जाबाज सैनिकों के शौर्य और साहस ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। आज विशेष में याद करेंगे कारगिल युद्ध को, इस युद्ध में भारत को जीत दिलाने वाले भारत के शूरवीरों को। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। छब्बीस जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व है। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई कारगिल की इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को हराकर वीरता की मिसाल कायम की। कारगिल एक निर्जन पहाड़ी इलाका, जहां आबादी शून्य के बराबर, 6 महीने बर्फ से पूरी तरह ढका होता है और केवल 6 महीना ही आवागमन संभव होता है। लेकिन इतना जटिल क्षेत्र होने के बावजूद सामरिक नजरिए से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग 1A वहां से गुजरता है। अगर कोई दुश्मन इन चोटियों पर कब्जा कर लेता है तो राजमार्ग 1A बुरी तरह प्रभावित होता है और देश का संपर्क लेह से कट सकता है। इसके अलावा कारगिल ऐसे स्थान पर स्थित है जो 4 घाटियों का प्रवेश द्वार है। इसी के चलते पाकिस्तानी सेना लद्दाख में घुसने के लिए सबसे पहले कारगिल को अपना निशाना बनाती है। 1999 से पहले 1948, 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने का असफल प्रयास किया। सामरिक नजरिए से कारगिल कश्मीर घाटी, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी सैन्य स्थिति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। 1999 में इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने एक सुनिश्चित योजना के तहत घुसपैठ की। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश थी कि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर इसे बंद कर दिया जाए, ताकि सर्दियों के दौरान लद्दाख में जरूरी सामान की आपूर्ति रुक जाए। साथ ही द्रास और कारगिल पर कब्जा कर नियंत्रण रेखा खुलवाई जा सके। इसके अलावा चोक घाटी, बाल्टिक और तुतुर्क क्षेत्र की पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत को सियाचिन से पीछे हटने को मजबूर किया जा सके और सबसे बढ़कर नियंत्रण रेखा में बदलाव करना, शिमला समझौते को खत्म करना और कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। हर पहाड़ी को, हर वादी को, वहाँ के हर नाले को मैं अपने हाथ की लकीरों से बेहतर जानता हूँ। उससे मुश्किल दुनिया में कोई एनवायरनमेंट या टेरेन नहीं है युद्ध के लिए। नीचे के स्लोप्स थे 30 डिग्रीज, जब आप ऊपर टोलोलिंग या टाइगर हिल पर जाते थे तो स्लोप्स थे 70 डिग्री। नीचे का तापमान था 5 डिग्री, ऊपर का तापमान था -35 से -40 डिग्री। हवाएं नीचे समतल थी, ऊपर 35 से 40 नॉटिकल माइल, और विंड चिल इफेक्ट जो था -50 से -60 डिग्री। पाकिस्तान के मोर्चे काफ़ी मजबूत थे। मारपोला से लेके तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर तक पाकिस्तान छाया हुआ था। हमारी जो वाइटल लाइफ लाइन है, जो सड़क श्रीनगर से लेह को और आगे थॉइस की तरफ जाती है, उसको उन्होंने काट दिया था। बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन उससे डोमिनेट कर रहे थे। हमारे लॉजिस्टिक सस्टेनेबिलिटी
लद्दाख और सियाचिन के लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी। पाकिस्तान का मकसद था कि हिंदुस्तान को हर हालत में लेह में कमज़ोर किया जाए और जहाँ तक सियाचिन है, सियाचिन को ऑपरेशनली लॉजिस्टिकली अनसस्टेनेबल, ताकि हमको उसको टेरिटोरियल कंसेशन देने पड़े। पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के अपने इस अभियान को ऑपरेशन बद्र नाम दिया। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी इस घुसपैठ की योजना अक्टूबर 1998 में ही बना ली थी और इसी के तहत अक्टूबर 1998 में तत्कालीन पाक सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उत्तरी इलाकों का दौरा किया। इस योजना के तहत पाक समर्थित घुसपैठिए और सैनिक 1999 के अप्रैल और मई के महीने के पहले सप्ताह तक कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे। सबसे पहले भारतीय सेना की एक गश्ती टुकड़ी की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपने एक गश्ती दल भेजा, लेकिन उसे काफी क्षति उठानी पड़ी। घुसपैठियों ने पाकिस्तानी सेना के सहयोग से 9 मई 1999 को कारगिल शहर के बाहर सेना के मुख्य आयुध भंडार को नष्ट कर दिया। इसके साथ पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये घुसपैठियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा था। एक मुशर्रफ की साजिश थी और इस साजिश में उसने पाकिस्तान की आर्मी को से भी छुपा के रखा और वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या उसने नवाज शरीफ को कॉन्फिडेंस में लिया या नहीं लिया। कहा जाता है कि ये उनका अपना इनिशिएटिव था, अपना था, लेकिन वेरी इल प्लान्ड ऑपरेशन था जो लॉजिस्टिकली सस्टेनेबल नहीं था। घुसपैठियों की संख्या और फैलाव को देखते हुए भारतीय सेना ने 14 मई 1999 को ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी इस अभियान में शामिल हुई। उधर भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने युद्धपोत अरब सागर में तैनात कर दिए, जिसके चलते पाकिस्तानी नेवी और कराची में पाकिस्तानी जहाज सक्रिय नहीं हो पाए। इस युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना ने अपने अभियान को ऑपरेशन विजय, जल सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर और वायुसेना ने ऑपरेशन तलवार का नाम दिया। करीब 2 महीने तक ये युद्ध चला और जुलाई के अंतिम सप्ताह में जाकर खत्म हुआ। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में आतंकवादियों का खूब इस्तेमाल भी किया। क्योंकि जो पाकिस्तान का लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम था कारगिल की उस तरफ, वो हमारी वायुसेना की निगरानी में था। हम जब चाहे बर्बाद कर सकते थे। उसका तोपखाना, उसके एमुनिशन डम्प्स, उसके पेट्रोल डम्प्स, उसके फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट्स, यहाँ तक कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ भी हमारी एयरफोर्स की निगरानी में थे। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के दौरान ही कड़ा संदेश दे दिया था कि जब तक वो जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से अपनी सेना पूरी तरह वापस नहीं बुलाता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान पर उसके इस नापाक हरकत के लिए अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों का दबाव भी बढ़ने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस दौरान साफ संकेत दे दिया कि अगर वो युद्ध को और बढ़ाता है और अपनी सेना पीछे नहीं हटाता, तो अमेरिका भारत को सीधे समर्थन दे सकता है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिला। इस बीच भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए 5 जुलाई को टाइगर हिल्स के पश्चिम के पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने द्रास और बाल्टिक क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना के साहस के आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और 10 जुलाई 1999 से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा की। 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने सभी पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया।
और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया। इसमें किसी भी फौज को जो अच्छी तरह से मजबूती से अपने आप को स्थापित कर चुकी थी, उसको वहाँ से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर अमेरिका भी आ जाता या रशिया भी आ जाता या दुनिया की कोई और बड़ी फौज आ जाती, बिना केमिकल हथियार इस्तेमाल किए या बिना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को, इट वाज एन इम्पॉसिबिलिटी वहाँ से दुश्मन को पिछाड़ना। दुश्मन अगर छोटे पत्थर हैं या कंचे भी लुढ़काता तो तभी भी सेना रोकी जा सकती थी। इसके बावजूद हिंदुस्तान की सेना ने जो कर दिखाया वो दुनिया के वॉरफेयर के इतिहास में अद्भुत है। ऑपरेशन विजय के दौरान थल सेना के 519 जवान और वायुसेना के 5 सैनिक शहीद हुए, जबकि 1365 सैनिक घायल हुए और 1 सैनिक लापता हुआ। कारगिल युद्ध में भारत की जीत ने साबित कर दिया कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने का जज्बा रखते हैं और भारत की ओर उठने वाली हर बुरी नजर का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कारगिल युद्ध का जब भी जिक्र आता है तो हमें याद आते हैं वो जांबाज और दिलेर जवान जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कारगिल गवाह है इन जवानों के हौसले और देश पर मर मिटने के अदम्य साहस का। आइए याद करते हैं कारगिल के उन जांबाज नायकों को जिनकी बदौलत हमने ये युद्ध जीता। कारगिल युद्ध को 19 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी कुछ जांबाज वीरों की अदम्य साहस गाथा को याद किया जाता है। ये वो जांबाज नायक हैं जिनकी बदौलत हमने कारगिल में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर दुनिया के सामने उसकी नीयत की पोल खोल दी। भारतीय सेना के सैकड़ों जवानों ने इस युद्ध में विजय पाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, तो कुछ आज भी जीते जागते वॉर हीरोज हैं। आइए आपको मिलाते हैं कारगिल के हीरोज से। एक ही ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि इस दिन हमने बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एनिमी के ऊपर विजय प्राप्त की थी। अगर मैं आपको 19 साल पहले लेके जाऊं तो शायद कंडीशन ऐसी थी कि एनिमी टॉप्स पे बैठा था, सारी पीक्स के टॉप पे पहुंच चुका था और एनिमी की स्ट्रेंथ 20 टाइम्स हो जाती है अगर वो ऊपर पहुंच जाता है। वो हमें देख सकता था, हम उसे नहीं देख सकते थे, वो छुपा हुआ था। चारों तरफ से माइन थी कि कभी भी इंडियन आर्मी चढ़ेगी तो उन माइन से उसे झेलना पड़ेगा। इन सब के बावजूद वो एक तरह से इम्पॉसिबल विक्ट्री थी। राइफलमैन संजय कुमार उस वक्त महज 24 साल के थे। वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे। हिमाचल के बिलासपुर जिले के रहने वाले संजय कुमार ने कारगिल युद्ध के दौरान खुद घायल होते हुए भी दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया। उनकी लगभग पूरी असॉल्ट टीम शहीद हो चुकी थी और उन्हें खुद कमर और पांव में गोली लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने अकेले दम पर दुश्मन के न सिर्फ बंकर तबाह किए बल्कि दुश्मन की ही गन छीनकर दुश्मन को ही मौत के घाट उतार दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। सबसे बड़े हीरो हम आर्मी में उसको कहते हैं जिसने अपनी प्राणों का बलिदान दिया। सो अगर मैं विजयन थापर की बात करूं, विक्रम बत्रा की बात करूं, कैप्टन मनोज पांडे की बात करूं, और हम सब लोग साथ थे। हम सब लोग थे जिन्होंने अपने सिर पे कफन बांधा था और सोचा था कि या तो हम वापस नहीं आएंगे या जीत के आएंगे। जीत के अलावा कोई मकसद नहीं था कि हम उस समय तक लड़ेंगे जब तक भारत का तिरंगा इन सब पीक्स के ऊपर नहीं फहराया जाता। योगेंद्र यादव थे, बहुत सारे लोग थे। मैं कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सब का नाम हम सबसे आगे रखते हैं। बट उन सब के अलावा हर उस जवान ने, हर उस सैनिक ने जो अलग अलग अटैक में पार्टिसिपेट किया, आई थिंक उन्होंने भारत की इस जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी कहानी है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की। महज 19 साल की उम्र में उन्हें युद्ध में तैनाती मिली। वो सेना के 18 ग्रेनेडियर्स के सदस्य थे। टाइगर हिल पर जब वो दुश्मन के बंकरों को तबाह करने की टीम के साथ निकले तो ऑपरेशन के दौरान वो फायरिंग की चपेट में आ गए। उनके तमाम साथी शहीद हो गए। खुद योगेंद्र यादव को भी करीब 15 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने ग्रेनेड और अपनी बंदूक से कई पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को न सिर्फ मार गिराया बल्कि जख्मी हालात में होने के बावजूद निचली पोस्ट पर पहुंचकर दुश्मन की नफरी और रणनीति की जानकारी भी पहुंचाई। योगेंद्र यादव का ये साहस अद्वितीय था। उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।
कारगिल युद्ध का जब जब जिक्र आता है तो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सबकी जुबान पर होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा की कारगिल में शौर्य की गाथाएं युगों युगों तक याद की जाएंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा को जब कारगिल युद्ध में पोस्टिंग मिली तो उनकी उम्र महज 24 साल थी। वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के जाबाज और हर दिल अजीज अफसर थे। उनकी अगुवाई में भारतीय सेना ने युद्ध के दौरान .5140 को कब्जे में कर लिया, लेकिन कैप्टन बत्रा ने एक और महत्वपूर्ण चोटी .4875 को कब्जे में लेने के मिशन पर जाने की इच्छा जाहिर की। इसी चोटी पर अपने साथी जवानों को रेस्क्यू करने के दौरान वो शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उस अटैक पे जाने से पहले विक्रम बत्रा मुझसे बोल रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट अटैक है, बहुत मुश्किल होगा हम लोग को जीतना, लेकिन चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़े बिना वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी धरती पे आके, हमने उनके ऊपर अटैक नहीं किया, वो हमारी धरती पे चुपके से आके बैठ गए और ये कायरता का काम है। लेकिन हम कायरता का बदला हम वीरता से देंगे और हम उनको हटा के ही आएंगे। सो एनिमी से हमारी बात होती रहती थी, वो मतलब टेररिस्ट के भेष में रहते थे और बोलते थे कि आप लोग चले जाइए। हमने अफ़गानिस्तान में भी रशियन फ़ौजों को भी वहाँ से हटा दिया है, बट हमने बोला रशियंस अलग हैं, अभी पहली बार आप लोग इंडियन आर्मी से सामना कर रहे हो और कुछ दिन में आप लोग चले जाओ, नहीं तो तुम लोग यहाँ पे नहीं होगे। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें थी। विजन के साथ मुझे याद है हम जिस लास्ट अटैक में गए थे और उससे वीरगति प्राप्त हुई थी। बहुत डिफ़िकल्ट अटैक था। हम सब लोग अपनी फैमिली को लेटर लिख रहे थे और आर्मी में जब आप ऐसे सुसाइडल कमांडो मिशन में जाते हैं, फैमिली को लेटर लिखा जाता है कि ये हो सकता है मेरा लास्ट अटैक हो, मैं वापस ना आऊँ। और आप अज्यूम करते हो कि अगर आप वापस नहीं आएंगे तो आप अपनी वाइफ से या अपने पेरेंट्स से क्या बोलना चाहते हो, वो करके आप लेटर बॉक्स में रख देते हैं। अगर आप वापस नहीं आते तब वो लेटर बॉक्स में जाके आपकी वाइफ को या आपके पेरेंट्स को मिलता है। कारगिल के अमर शहीदों में एक और नाम आता है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का। 24 साल के लेफ्टिनेंट मनोज उस वक्त 1/11 गोरखा राइफल्स में तैनात थे। युद्ध के दौरान उन्हें खालूबार से दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन की 3 पोजीशन को तबाह कर दिया। घायल होने के बावजूद वो 4थी पोजीशन पर आखिरी बंकर को ध्वस्त करते हुए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उससे पहले वो खालूबार पर भारतीय सेना के कब्जे की नींव रख चुके थे। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनका हमेशा का सपना था। इनके अलावा 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नैयर, 18 ग्रेनेडियर के मेजर राजेश अधिकारी, 12 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट कीशिंग क्लिफोर्ड नोंगरूम और 2 राजपुताना राइफल्स के कैप्टन एन केंगरूज, लद्दाख स्काउट्स के मेजर सोनम वांगचुक, 2 राजपुताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता, 2 राजपुताना राइफल्स के मेजर पद्मपानी आचार्य, 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और 2 राजपुताना राइफल्स के नायक दिगेंद्र कुमार को उनके अदम्य साहस और शौर्य के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनमें कई महावीरों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया, तो कई आज भी भारतीय सेना का गौरव बने हुए हैं। जांबाजी की यह फेहरिस्त बहुत लंबी है और इन शूरवीरों के अलावा भी कई कारगिल योद्धा अपनी कहानियों और अदम्य साहस के किस्सों से देश के हर निवासी को प्रेरणा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच कई मसलों पर तल्खी देखी जाती रही है। दोनों देशों के बीच अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत ने जब भी बातचीत का सिलसिला शुरू किया तब पाकिस्तान की ओर से कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिससे बातचीत पटरी से उतर जाती है। जाते जाते एक नज़र डाल लेते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर, और आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन की कीमत पर। धर्म के आधार पर पाकिस्तान स्वतंत्र देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत में रियासतों का विलय चल ही रहा था कि पाकिस्तानी फौज कबायलियों के वेश में जम्मू कश्मीर की सरहद में घुस आए। रियासत के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारतीय सेना ने हमलावरों को न सिर्फ खदेड़ दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर का देश में विलय भी हो गया। तब से ही जम्मू कश्मीर दोनों देशों के बीच विवाद का मसला बन गया।
भारत ने आगे का सफर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विकास के रास्ते पर तय किया तो पाकिस्तान धार्मिक प्रभाव और जम्मू कश्मीर के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। वैश्विक स्तर पर भारत अलग पहचान के साथ उभरा, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता हासिल कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल की कोशिश करता रहा। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने करारा जवाब दिया। नतीजा सिर्फ सीमा पर तनातनी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके चलते दोनों मुल्कों के बीच भयानक जंग हुई। करीब महीने भर तक इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से ताशकंद समझौता हुआ और युद्ध विराम पर दोनों मुल्क राजी हुए। लेकिन युद्ध विराम सिर्फ कागजों में ही दबकर रह गया और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहा। भारत और पाकिस्तान के अंदर जो बड़े युद्ध हुए 1948 में हुआ कश्मीर युद्ध, उसका परिणाम था कि पाकिस्तान हार रहा था। उसके बाद में 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर उसने लॉन्च किया। नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को शिकस्त मिली। 71 में 14 दिन के अंदर हमने एक नया देश खड़ा कर दिया। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की फर्टाइल लैंड जो है हमने वेस्टर्न सेक्टर में कैप्चर कर ली। 93,000 प्रिजनर्स पकड़ लिए। इसके बाद बांग्लादेश की समस्या को लेकर 1971 में जंग हुई। इस युद्ध में भी पाकिस्तान की करारी हार हुई। 1999 में चौथा युद्ध कारगिल में हुआ, जो पाकिस्तान की सैनिक मानसिकता की उपज थी। भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तानी सैनिकों को न केवल हराया बल्कि नियंत्रण रेखा के बाहर खदेड़ दिया। 71 वॉर के बीच के बाद में आपने कुछ और एरियाज चालुंका, तुर्तुक, जो उसके पीछे का इलाका है, बटालिक वगैरह का इलाका जो है उसके पीछे का इलाका है, वो पाकिस्तान से हमने बड़े पैमाने पर छीन लिया था। वो चाहता था कि इस तमाम इलाके उसको वापस कर दिए जाए, क्योंकि 71 में अपने उसके 93,000 ट्रूप्स वापस कर दिए। जो वेस्टर्न सेक्टर में अपने उसकी ज़मीन हथियाई थी वो वापस कर दी, लेकिन लद्दाख सेक्टर में हमने कहा ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और जहाँ आपकी पोजीशंस हैं 65 में हमने वापस कर दिया था सब कुछ, 71 में किया था, हमने कहा 99 उसके बाद में इस सेक्टर में हम वापस नहीं करेंगे। और वो चाहता था कि ये तमाम एरियाज़ वापस लें। वो चाहता था कि हिंदुस्तान की फ़ौज की जो दुनिया में छवि इस्टेब्लिश हो चुकी है उस छवि को नुकसान पहुँचे। भारत और पाकिस्तान में 3 युद्ध हुए हैं और ये कारगिल चौथा था युद्ध, जो मैं कहता हूँ 71 लास्ट था, जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र के बीच में बढ़ा था। उसके 28 साल बाद उन्होंने कारगिल में दोबारा दुस्साह किया। उन्हें लगा कि इस बार डायरेक्ट युद्ध करने की जगह उन्होंने चोरी छुपे हमारी सीमाओं में घुस के कुछ पीक को अपने कब्जे में कर लिया और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये टेररिस्ट हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं है। तो वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से भर रहे थे क्योंकि उनके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो डायरेक्ट इंडियन आर्मी का सामना कर सके। बट जो भी उन्होंने किया उससे उन्हें इनिशियल एडवांटेज मिल गया था, बट उसके बाद भारतीय लोगों ने वो वीरता दिखाते हुए उन्हें बिल्कुल खदेड़ दिया और हर पीक पे भारत का तिरंगा दोबारा से फहरा दिया। हालांकि ताकत में कई गुना बड़ा होने के बावजूद भारत ने हमेशा शांति की कोशिशें की। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक की सरकारों ने पाकिस्तान से रिश्ते पटरी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की। दोस्ती की कुछ कवायदें सीमा पार से भी हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हर कोशिश नाकाम साबित हुई। 1949 के कराची समझौते से कश्मीर में युद्ध विराम रेखा खींची गई। 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिंधु जल संधि के लिए कराची गए। जनवरी 1966 में ताशकंद में बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 1971 की जंग के बाद शिमला समझौता हुआ। 1976 में राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों में सुधार का दौर शुरू हुआ। 1999 में लाहौर में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई। 2001 में आगरा शिखर बैठक भी हुई। दोनों देशों के बीच बस और रेल सेवा की बहाली भी वक्त पर कड़वाहट कम करने की कोशिश के तहत हुई। हाल की सरकारों ने आपसी रिश्तों को सामान्य करने की कई पहल की, लेकिन इन तमाम कवायदों का हासिल कुछ ठोस नहीं रहा।
मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या के अलावा सीज फायर उल्लंघन, आतंकवाद और 26/11 मुंबई हमले और दूसरी आतंकी घटनाओं के गुनाहगारों को सजा और दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण जैसे कई जटिल मुद्दे मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।